आयुर्वेद में किसी भी बीमारी का इलाज मनुष्य के प्रकृति को देखकर किया जाता है। स्वस्थ रहने के लिए शरीर में 3 चीज़ों का संतुलित रहना बहुत ज़रूरी है। तो आगे की चर्चा में हम जानेंगे कि वो 3 चीज़ है क्या। नमस्ते दर्शकों, स्वास्थ्य चर्चा के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। वात दोष से शरीर में कैसे, कब और कितनी बीमारियां उत्पन्न होती है, ये हमारे लिए जानना बेहद ज़रूरी है। और अगर इन बीमारियों का सही समय रहते इलाज न किया जाए तो एक गंभीर रूप में बीमारियां जो हैं तब्दील हो जाती है। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर वेंकटेश स्टूडियो मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सभी दर्शकों को जोहार। अब ये वात दोष जो है सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने बताया, ये दोष विस्तार में अगर जानना चाहे, आम लोग जानना चाहे तो वात है क्या, इसका अर्थ क्या हो सकता है और ये बीमारी कितनी ज़्यादा गंभीर हर वर्ग के लोगों के लिए हो सकती है। सबसे पहले बता दें कि आयुर्वेद जो है प्रकृति के हिसाब से चिकित्सा करता है और जो शरीर है हमारा 3 प्रकृति से बना, वात, पित्त और कफ। ये तीनों यदि संतुलित हैं साम्यावस्था में, सम्यक अवस्था में, तो ये त्रिधातु हो जाते हैं और यही विकृत हो जाते हैं तो यही त्रिदोष भी बन जाते हैं। इसी त्रिदोष में एक प्रकार है वात विकार और वात दोष। तो वात दोष में 120 प्रकार के रोग को बांटा गया है, पित्त में 80 प्रकार के रोग बांटे गए हैं, कफ में 40 प्रकार के रोग बांटे गए हैं। तो इस तरह से जो व्याधियां हैं वो प्रकृति के हिसाब से बांटा गया। और वात प्रकृति के जो रोगी हैं उनमें बहुत सारे बीमारियां आते हैं, जैसे मुख्यतः है गठिया है, साइटिका है। तो ये सब जो बीमारी है वात प्रकृति में आते हैं। हृदय रोग भी आते हैं। तो वो प्रकृति के हिसाब से आयुर्वेद वो चयन करके वो रोगों को निर्धारित करता है कि ये जो बीमारी है ये किस प्रकृति के लोगों को है। तो वात दोष में जो बीमारियां हैं वो अगर लोग जान लें तो उनके लाभदायक होगा कि कितनी प्रकार की बीमारियां हैं और कितनी गंभीर है। क्या वात को लोग हल्के में अगर ले तो उनके लिए जीवन जो है चल पाएगा, कितना गंभीर इसमें जो है बीमारियां शामिल है और ये एग्जैक्टली अगर इसमें प्रकार कितने हैं वो थोड़ा बताएं तो लाभदायक होगा। बिल्कुल। अब सबसे पहले कि मुख्यतः इसकी जो बीमारी है वात से संबंधित मैंने जनरली जो आम लोगों में चर्चा होती है, आम लोगों में अवधारणा कि हमको वात बीमारी हो गया, तो वात में मुख्यतः लोग गठिया से संबंधित, साइटिका से संबंधित, आम वात, रूमेटाइड अर्थराइटिस, इस तरह की बीमारी को ज़्यादा लिया जाता है। तो सबसे पहले हम बता दें आम वात। आम और वात, आम जो हुआ हमारा जो भोजन हम लेते हैं वो भोजन का जो अन्न का रस है जी, भोजन का जो रस है वो अपक्व है, उसका सही रूप से उसका पाचन नहीं हुआ, सम्यक रूप से उसके दोषों का संचयन मतलब बढ़ता जा रहा है और संचयन का क्षय नहीं हो रहा, दोषों का क्षय नहीं हो रहा, तो वात की प्रकृति को बढ़ती है। तो आम का दोष होगा, अन्न के रस का दोष होगा। फिर हमारा जो वायु है शरीर, सारे ब्लड का हो संवहन वायु करता है, मैसेज को वायु संवहन करता है। तो वायु विकृति होगी आम के साथ मिलके, तो आम और वात मिलके आम वात की जो विकृति कर देगा, तो उसके बाद वो वही रूमेटाइड अर्थराइटिस बोलते हैं, जिसमें क्या होगा, रोगी को ज्वाइंट बड़े ज्वाइंट में भी दर्द शुरू होने लगेगा। लंबे समय तक इस बीमारी को यदि छोड़ दिया जाए तो मतलब असाध्य भी हो जाता है, कृत साध्य भी हो जाता है। तो बहुत सारे इसमें लक्षण हैं रोगी की प्रकृति के हिसाब से, रोगी की उम्र के हिसाब से, शरीर की अवस्था के हिसाब से, तो ये बीमारी उतनी आक्रामक होती है। यदि हम अपना खान पान, अपना जो दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, उसको ठीक ठाक हम लोग रख सकें तो इन सब बीमारी की गंभीरता से हम लोग बच सकते हैं। दिनचर्या पे अगर आए तो आजकल सबसे जो घातक चीज़ है वो लोगों का लाइफस्टाइल और वो दिनचर्या ही है। इतनी ज़्यादा चलती ज़िंदगी में लोग को तकलीफ़ और बीमारियां हर अगले इंसान को देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में अगर ये जो बीमारी है, आपने प्रकार बताया, उसका थोड़ा बहुत लक्षण का जिक्र किया, कैसे लोगों को बीमारियां होने की आशंकाएं ज़्यादा हैं, अगर वो क्या करें ऐसा कि पहले ही बच जाएं, इससे प्रिकॉशनरी वो क्या स्टेप्स लें कि वो पहले ही अपने इससे जो है थोड़ा संरक्षित रह पाएँ। तो इस बीमारी के बारे में थोड़ा बताएं कि लोग कैसे, लोगों को होने की आशंकाएं, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है और क्या लोग करें कि प्रिकॉशनरी लेकर रखें कि उनको जो होना है अगर हो बीमारी तो बचाव रख सके, इम्यूनिटी रहे। सबसे पहले बता दें कि आजकल जो बीमारी का ट्रेंड है वो ऐसा नहीं है कि अब ज़्यादा उम्र के हैं तो आपको बीमारी इस तरह का लक्षण आ जाएगा। अब
कम उम्र के बच्चे भी इस बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। फैटी लिवर की समस्या पहले थी कि बहुत ओल्ड एज में होता था, उम्र दराज में। हाँ। उम्र दराज लोग में होता था और मोटे लोग को होता था, आजकल बच्चों में भी हो रहा है। तो इस तरह की जो बीमारियां हैं अब जो हैं बच्चों में भी हो रहा है, औरत में भी हो रहा है, बूढ़े में हो रहा है, हर उम्र के लोग इससे परेशान। तो सबसे पहले हमको लाइफ स्टाइल अपना ठीक रखना है। लाइफ स्टाइल में सबसे पहले क्या है कि हम जो अपना खान पान रखते हैं वो आयुर्वेद के हिसाब से रखें, ऋतु के हिसाब से रखें और अपने प्रकृति के हिसाब से रखें। आप अपने वात प्रकृति के आदमी, तो वात प्रकृति के लक्षण क्या है? वो उसके जो हेयर हैं रूखे होंगे, तुरंत वो गुस्सा हो जाएगा, उसका मूड जो है चंचल होगा, वो उसकी प्रकृति हुई। तो उस हिसाब से उसको आहार भी लेना होगा। अब जैसे वात प्रकृति के जो रोगी हैं, वात प्रकृति का आदमी जो है वो बहुत कटु रस का सेवन ना करे, बहुत तिक्त रस का सेवन ना करे, ठंडी रूखी और मतलब गर्म हवाओं को डायरेक्ट उसके संपर्क में ना रहें, उससे भी उनको दिक्कत होने लगे। अगर ठंडी हवा की आप बात कर रहे हैं तो क्या एसी के कुछ बारे में कह सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आजकल जो हम उस पर भी आते हैं, एसी जो है लगातार एसी के मतलब कमरे में लोग रहते हैं तो उससे भी विटामिन डी की कमी हो रही है। मसल्स का क्रैम्प्स जो बढ़ रहा है, पेन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उसमें क्या है कि नियमित हमको फिजिकल एक्टिव रहना होगा। अपना खान पान में जो वात प्रकृति के कटु तिक्त मतलब खट्टे रस का सेवन कम करना है और ठंडे भोजन नहीं करना है। जैसे फ्रिज का सामान है और आइसक्रीम है, इस तरह की चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। और जो इनको आम वात की समस्या हो गई है तो कोशिश करना चाहिए जो आपके शरीर में अम्लीयता को बढ़ा सकता है उसको भी अवॉइड करना चाहिए। जैसे चना है, उड़द है, राजमा है, इमली का पानी है, आंवला ले सकते हैं, नींबू का रस है, ये सब थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। तो उससे भी उनका बीमारी जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहता है। और यदि हम उसके हिसाब से एक्सरसाइज करें, एक्टिव रहें, फिजिकल एक्टिव, तो उससे भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। और रूमेटॉइड अर्थराइटिस का फिर हम लोग टेस्ट कराते हैं कि उनको क्या क्या समस्या है, उस हिसाब से फिर हम उनको चिकित्सा देते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में आपने जिक्र किया, ये शब्द तो है पर बहुत जानलेवा हो गया है आज की डेट में लोगों के लिए। अब क्या है कि ये पहले कहा जाता था कि थोड़ा सा उम्र हो जाता है या महिलाओं पे ज़्यादा हावी होता है 30, 35 या 40 साल के बाद। अब ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस 15 साल, 20 साल, 25 साल के जो युवा वर्ग हैं उसमें भी डायग्नोसिस में आ रहा है कि उन्हें रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, वो ग्रसित है। तो ऐसे में स्पॉन्डिलाइटिस या अर्थराइटिस या जोड़ दर्द जो है वो कैसे वात से कनेक्टेड है, कैसे लोगों को बीमारियां हो रही हैं, इसके लिए बचाव से क्या किया जा सके और ऐसे क्या पैटर्न में चेंजेस आ गए इतने सालों में कि लोग अब जो हैं छोटे उम्र के, कम उम्र के जो लोग हैं वो भी इन बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। सबसे पहले हम बता दें बच्चों को लेकर जो समस्याएं आ रही हैं, उनका जो बैठने का पोस्चर है वो आजकल गड़बड़ हो रहा है। बेड पर बैठे बैठे घंटों मतलब मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, खाना खाते वक्त मोबाइल देख रहे हैं, खाना खाते वक्त टीवी देख रहे हैं, तो हमारा पोस्चर जो है वो सही नहीं हो रहा। गर्दन ऊपर हो जा रहा है। अब तो नीचे बैठ के खाने की परंपरा नहीं है, तो डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाते हैं तो झुक कर खाते हैं, उस समय आप मोबाइल देख रहे हैं, तो उससे पोस्चर का प्रॉब्लम बहुत सारा हो रहा है। और कंप्यूटर के कारण भी पोस्चरल प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके कारण नेक का पेन और आपको पीठ दर्द वगैरह सब शुरू हो रहा है। दूसरा चीज़ है कि जैसे महिलाएं हैं वो किचन में काम करती हैं तो बहुत लंबे समय तक वो खड़ी रह जाती हैं। खड़ी रहने के कारण उनका जो सेंटर ऑफ मास, नी जो घुटना बोलते हैं, उस पर पूरा बॉडी वेट रहता है। वो यदि बहुत ज़्यादा वजन है उनका नॉर्मल से, अपने हाइट के हिसाब से, BMI के हिसाब से, और वो वज़न ज़्यादा है तो उनका घुटना बहुत जल्दी ख़राब हो सकता है। तो उन महिलाओं को भी मैं बोलता हूँ, चाहे जो मोटे लोग हैं वो लंबे देर तक खड़े ना रहें, क्योंकि उससे उनका घुटना जो है ख़राब होता है, बहुत जल्दी घुटना ख़राब होता है। जो हमारे पास मरीज आते हैं तो टीचर जो हैं, शिक्षक जो हैं, उन लोगों को ये समस्या ज़्यादा आती है क्योंकि क्लासरूम में उनको 8 घंटे 9 घंटे क्लास लेना पड़ता है, तो जिसके कारण उनको घुटना पे काफ़ी तकलीफ होती है। तो पोस्चर जो है हमको ठीक रखना, बैठने का थोड़ा रेस्ट करना है। जैसे जो ड्राइविंग करते हैं लंबे टाइम तक, उनको भी 1 से 2 घंटे के अंतराल के बाद थोड़ा अपना फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना है, थोड़ा पोस्चर अपना एक्सरसाइज कर लेना है, तो जिससे वो ठीक रहेंगे। और लंबे समय तक अपना पोस्चर को
गड़बड़ रखेंगे तो फिर वही सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, नेक का पेन, बैक पेन, साइटिका, ये सब सारा लगभग पोस्चरल प्रॉब्लम भी है। और बहुत सारी जो बीमारी है ऑटो इम्यून डिजीज है, किसी कारण से आपको इम्यूनिटी कम हो गया, तो जैसे इंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, वो उस तरह की बीमारी में आता है, लेकिन वो कम है। ज़्यादातर बीमारियां जो है आपके लाइफ स्टाइल से संबंधित है। यदि हम अपने पोस्चर्स को, अपने बैठने के तरीके को, अपने चलने के तरीके को सही कर ले तो काफ़ी हद तक इस तरह की समस्याओं को हम लोग ठीक कर सकते हैं। और यदि बीमारी ये पता चल गई तो हम उसके हिसाब से अपने पथ्य का भी पालन करें। पथ्य जो है रोगी के आहार को कहते हैं, और रोगी जो है यदि उस बीमारी के हिसाब से पथ्य का पालन करे तो औषध की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एक्सरसाइज से ही ठीक हो जाएगा। और यदि नहीं पालन करता है पथ्य तो केवल दवा भी खाएगा तो उससे कोई विशेष लाभ होने नहीं जा रहा, क्योंकि ये सब बीमारी जो है लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई बीमारी है। और दुनिया की कोई भी बीमारी यदि अपने पथ्य को पालन नहीं करते, अपने आहार विहार को ठीक नहीं रखते हैं तो वह पूर्णतः ठीक नहीं हो सकता, वो बीमारी वापस आ सकती है। इसलिए इस पर हमको अपने लाइफ स्टाइल को, अपने खान पान को, अपने वेट को, ये सबको नियंत्रण में रखना होगा। रेमोटाइड अर्थराइटिस में आपने बताया कि ज़्यादातर कौन सा अंग जो है वो प्रभावित रहता है, जैसे कि घुटना हो गया है, कमर हो गया है, या स्पाइनल पीछे उस पर जोर पड़ता है। वैसे ही अगर तमाम जो प्रकार की बीमारियां हैं, सबसे ज़्यादा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित रह जाता है, और अगर उसको हम लोग प्रिकॉशनरी कुछ करें तो उस अंग को किस तरीके से बचाव किया जा सकता है, उसको कैसे हम लोग पहले से मजबूत रखें, और कौन सा अंग है वो जो सबसे ज़्यादा प्रभावित इन सारी बीमारियों में आता है? जैसे रोमेटॉइड अर्थराइटिस में हार्ट सबसे अधिक प्रभावित होता है जी। तो इसमें कार्डियक रोमेटॉइड अर्थराइटिस भी होता है, उनको बचपन से कार्डियक इशू होता है, फिर बाद में वो रोमेटिक अर्थराइटिस होता है। सोरोटिक अर्थराइटिस, जिनको सोरोसिस की समस्या है, चर्म रोग की समस्या है, तो फिर वो चर्म रोग की समस्या धीरे धीरे बढ़ के वो अर्थराइटिस में भी मुख्यतः कारण क्या है कि ऑटो इम्यून डिजीज, मतलब किसी कारण से आपका इम्यूनिटी आपका कम होते जा रहा है, तो रोग जो है प्रभावी होने लगता है। अब रोग जब प्रभावी होने लगता है तो आपके शरीर के एक एक सिस्टम को, सेल को, टिश्यूज को, ऑर्गन सिस्टम को धीरे धीरे वो अपने घेरे में लेना शुरू करता है। तो हम अपनी इम्यूनिटी को ठीक रखें। कोई एक बीमारी जो होती है, जैसे लीवर से संबंधित बीमारी होती है, वो लंबे समय तक रहेगा तो फिर किडनी की समस्या को शुरू करे, क्योंकि सारा मेटाबॉलिज्म, सारा डाइजेशन, सारा मतलब बॉडी का जो ऑब्जर्प्शन है और मतलब एक्सक्रीशन है वो सारा लीवर करता है। यदि लीवर का काम स्लो हो जाए तो उसका धीरे धीरे किडनी पर, हार्ट पर, लंग्स पर, सारे ऑर्गन्स पर फर्क पड़ता है। इसलिए पूरा बॉडी जो है बड़ा कॉम्प्लेक्स है, एक एक चीज़ जो है जुड़ा रहता है, एक एक सिस्टम से जुड़ा रहता है। एक चीज़ का चैनल का खराब हुआ दूसरा चैनल पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ना शुरू होने लगता है। तो रोमेटॉइड अर्थराइटिस में आपका हृदय भी बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है, और इसमें यदि बहुत सारे लोग को देखा जाता है कि यूरिक एसिड की समस्या आने लगती है, जिसको गठिया भी बोलते हैं। तो एक्सटर्नल इंटरनल दोनों बॉडी पार्ट्स, यूरिया भी बढ़ने लगता है, तो धीरे धीरे वो किडनी के पार्ट को भी लेने लगता है। और लंबे समय तक यदि पेन किलर आप यूज़ करने लगे इसके कारण, जॉइंट पेन के लिए, तो आपका फिर किडनी का इशू शुरू होने लगता है, सेरम क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो जाता है, शरीर फूलना शुरू हो जाता है, भूख कम होता है, फिर गैस की समस्या होने लगती है जी। तो ये सब चीज़ धीरे धीरे एक बीमारी दूसरे बीमारी को आमंत्रित करते रहता है। तो इसलिए कि और आयुर्वेद जो है पूरे सिस्टम को ट्रीटमेंट करता है, मतलब यदि उसको कोई बीमारी है तो उसको हम उस बीमारी के हिसाब से खान पान रखें, उस हिसाब से हम उसको योगा बताएं, उस हिसाब से, जैसे अभी आयुर्वेद की पुरानी चिकित्सा है पंचकर्म, जिसमें हम वमन, स्नेहन, रक्त मोक्षण से उसको हम लोग वस्ती देकर उसके शरीर को शोधन करते हैं कि शरीर में जितना दोष है उसको निकालें, तब हम दवा का प्रयोग करें। उससे मरीज को बहुत आराम भी होता है और दवा का प्रभाव भी बहुत जल्दी होता है, और
मतलब मरीज बड़ा जल्दी स्वस्थ होता है। तो अब इस बीमारी में अब इलाज की आपने बात कही है, आयुर्वेदिक में मतलब इलाज उपलब्ध है। तो अगर उपलब्ध है तो आपने देखा कि ये एज पैटर्न जो है, युवा वर्ग को भी बीमारियां हो रही हैं, छोटे बच्चों को भी जोड़ में दर्द आ रहा है। तो ऐसे में उन लोगों के लिए भी क्या आयुर्वेदिक में इलाज है? अगर है तो कितना आसान या कितना कठिन इलाज है जो उन लोगों पर लागू है, या फिर गर्भवती महिलाएं हैं उन लोगों पर किस तरीके से आयुर्वेदिक जो है वो एप्लीकेबल है? वो लोग कैसे लाभ उठा सकती हैं अगर वो लोग भी सेम बीमारी से ग्रसित होती हैं तो? बिल्कुल। अब जैसे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे की जो समस्याएं हैं तो वो बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं रहती। वो यदि चाहे ऑटोइम्यून डिजीज से नहीं, मान लीजिए उनको गर्दन की प्रॉब्लम है, थोड़े से 5 मिनट 7 मिनट एक्सरसाइज पर ध्यान दे दे। और जो बच्चे जो स्कूल जाते हैं, स्कूल में मतलब अंडर 10th के जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनका जो स्कूल बैग होता है वो काफ़ी भारी होता है। उस भारीपन के कारण वो जो पीठ पर टांगते हैं तो उनका स्पाइन भी बहुत झुकने की समस्या होती है, उसको स्क्लेरोसिस भी बोलते हैं, मतलब स्पाइन झुक जाता है। तो मैं बच्चों के गार्जियन से ये कहना चाहता हूँ कि वो लंबे टाइम तक उतने भारी बैग को टांग के ना रखें। बस जितने देर तक वो मतलब मूव करते हैं बस रखें। फिर मान लीजिए बस स्टॉप पे खड़े रहते हैं तो उस बैग को आप कहीं पर रख दें, क्योंकि लंबे टाइम तक आप उस लंबे भारी बैग को ना टांगें। तो उससे क्या होगा कि आपका स्पाइन का पोस्चर ठीक रहता है। बहुत सारे बच्चों में समस्या आती है कि स्पाइन ही टेढ़ा हो जाता है। तो उसका मुख्य कारण ये है, भारी बैग को भारी बैग उठाए हैं, लंबे टाइम तक स्कूल के पास खड़े हैं, तो ये करना चाहिए कि और मतलब शाम के टाइम में जब स्कूल से लौटे तो स्पाइन से संबंधित एक्सरसाइज बता दिए। 5 से 15 मिनट की एक्सरसाइज जो नॉर्मल हम कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग है, सर्वांगासन है, सूर्य नमस्कार, इस तरह के कुछ 10-15 एक्सरसाइज कर ले यदि 10-15 मिनट के लिए तो पोस्चरल प्रॉब्लम बच्चों में ठीक हो जाएगा और उनको आने वाले समय में समस्या भी कम होगी। नहीं तो आने वाला जो समय है, मतलब जो बच्चे जो हैं अभी नए बच्चे आने वाले समय में जब 30-35 साल के होने जा रहे हैं, मैक्सिमम गर्दन का समस्या से, पीठ की समस्या से वो जूझेंगे। और अभी से उनको पोस्चरल की समस्या समझाया जाए स्कूल के माध्यम से, गार्जियन के माध्यम से, पेरेंट्स मीटिंग के माध्यम से, तो ये बच्चों में समस्या काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। महिलाओं को जहाँ तक बात है तो घर में जो महिलाएं रहती हैं वो फिजिकल एक्टिविटी को जोड़ दें। सुबह में धूप में की सेवन करें। घर में दिन भर रहने के कारण उनका इम्यूनिटी कम हो जाता है, फ्रेश एयर नहीं ले पाता। दिन भर किचन में उनको रहने के कारण भी उनको मतलब शरीर जो है एक्टिव नहीं रहता। और घर के काम से कोई कैलोरी बर्न भी नहीं होता है। आपको फिजिकल एक्टिविटी 45 मिनट टहलना होगा, एक्सरसाइज करना होगा। आप घर का कितना भी काम कर रहे, झाड़ू पोछा बर्तन, उससे कोई कैलोरी बर्न नहीं होने जा रहा है। आपको टहलना होगा तो वो टहले। माताओं से अनुरोध है कि बहुत लंबे समय तक किचन में खड़े ना हो, अपना तैयारी कर ले पहले ही से, सब्जी फल फूल जो भी काटना वगैरह है वो सब बैठ के आराम से रेडी कर लें। फिर 15-20 मिनट में किचन में खड़े होकर सब करके रख लें। तो लंबे टाइम तक खड़े होने के कारण उनको गर्दन की समस्या, पीठ दर्द की समस्या, और आप सुनिए कि महिलाओं को, अधिकांश महिलाओं को कमर दर्द की समस्या होती है। इसका मुख्य कारण है। दूसरी बात है कि विटामिन डी की कमी के कारण भी ये सब समस्या बहुत हो रहा है, क्योंकि धूप में लोग कम सेवन करते हैं। तो उसका एक एक्सरसाइज है कि आप फिजिकल एक्सरसाइज करें, क्रैम्प्स वगैरह ना हो, और तो स्ट्रेचिंग करें, और सफ़ेद तिल, गुड़, कढ़ी पत्ता, पनीर, अंडा, इस तरह के चीज़ों का सेवन करें। और सुबह का जो सूर्य जो धूप होती है, जो लालिमा जिसमें होती है, उसमें 15-20 मिनट बैठें तो काफ़ी हद तक उनका मसल्स का पेन बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसका मुख्य कारण है कि महिलाओं को थायराइड भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो थायराइड के कारण ये सब समस्या और ज़्यादा आक्रामक हो जाती है। और ओल्ड एज के जो लोग हैं उनको तो एकदम एक्टिव रहना होगा, फिजिकली एक्टिव, क्योंकि ओल्ड एज में तो रोग की जो हावी होने लगता है, इम्यूनिटी कम होने लगता है, बहुत सारे बीमारियां एक साथ, मतलब कॉमन बीमारियां जैसे बीपी, शुगर है, ये सब होने के कारण और अन्य बीमारी भी धीरे धीरे बढ़ते चले जाते, तो उनको अपना ध्यान देने की जरूरत है। आपने योग का जिक्र किया है। अभी तक स्पॉन्डिलाइटिस और आर्थराइटिस के जो भी मरीज हैं वो इसी बात में कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें रोग और योग करने के लिए कुछ चिकित्सक मना करते हैं बिल्कुल, क्योंकि उन पे जो है दबाव बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है। वहीं कुछ डॉक्टर्स जो हैं लगातार स्केड्यूल्ड जो प्रैक्टिस है, योग है, एक्सरसाइजेस है, पोस्चर्स है, थेरेपी है, ये सब बताते हैं। तो क्या करना है, क्या नहीं करना है? क्या उन्हें कौन सा योग अवॉइड करना
खाना है, कौन सा प्रेशर वाला ऐसा चीज़ है जो नहीं करना है, और क्या ऐसा करें कि उनको आराम मिले, क्योंकि वो खुद में बहुत कंफ्यूज रह जाती हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि कोई भी बीमारी है तो वो आपके इम्यून सिस्टम, आपके खाने पान पीने पर, योग, मेडिसिन से ठीक होते हैं। जी। तो जो भी बीमारी है तो वो आप योगा के एक्सपर्ट से, पंचकर्म थेरेपी ले रहे हैं तो उनके एक्सपर्ट से, एक्यूप्रेशर ले रहे हैं तो उनके एक्सपर्ट से, मर्म चिकित्सा ले रहे हैं तो उनके एक्सपर्ट से, वो आप अपने एक्सपर्ट के राय के हिसाब से, जैसे गर्दन की समस्या है तो गर्दन का एक्सरसाइज उसको प्रॉपर वे में उसको ट्रेनिंग दे के समझाया जाए। बिना ट्रेनिंग लिए यूट्यूब पर देख के, गूगल में सर्च करके आप ट्रीटमेंट ना करें। जी। गूगल से देख के, यूट्यूब से देख के आप योग ना करें। आप प्रॉपर एक योग एक्सपर्ट से सलाह लें कि इस बीमारी है में हमको क्या योग करना चाहिए, इस बीमारी में कौन सी चिकित्सा लेनी चाहिए। वो एक प्रॉपर अपने मतलब चिकित्सक के परामर्श के, योगा एक्सपर्ट के माध्यम से, एक्यूप्रेशर जो थेरेपिस्ट हैं उनके मतलब संपर्क में, सानिध्य में आप 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन का ट्रेनिंग ले लें और उसके बाद आप रेगुलर उसको अपने दिनचर्या में शामिल करें तो ठीक हो सकते हैं। और जहाँ तक आपने बोला कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज जो है बहुत ज़रूरी है। जी। अब कायरोप्रैक्टर्स हैं, आज के ज़माने में ट्रेंड और स्टाइल बन गया है। लोग फिजियोथेरेपिस्ट और कायरोप्रैक्टर्स के पास लंबी कतार लगी हुई है लोगों की, और उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई दिखाई देता है तो वो युवा वर्ग हैं। तो और वो इन्हीं हड्डियों और पोस्चरल दिक्कतों से जो हैं वो ग्रसित है और वो वहाँ पहुँच रहे हैं। तो कायरोप्रैक्टर्स और फिजियोथेरेपिस्ट के पास पहली बार में ही पहुंच जाना बिना सलाह का, या फिर उनके पास भी लगातार जाना, शरीर का पूरा लॉक हो जाना, लॉक खुलवाना, वहां पर जाकर किस तरीके का प्रेशर वो लोग डालकर इस्तेमाल करते हैं, वो कितना ज़्यादा एडवाइस से करते हैं डॉक्टर? जाना चाहिए लगातार, नहीं जाना चाहिए, किस उम्र के लोग जाए तो ठीक है, जस्टिफाइड है, और कितना कम जाना चाहिए? देखिए, कोई भी समस्या का समाधान अस्थायी नहीं होता है। जी। आप यदि प्रॉपर उस पर ध्यान नहीं दे रहे तो कीरोप्रैक्टिस की जहाँ तक बात है जी। वो आपको थोड़े देर तक लगता है कि हमको बहुत आराम हो गया जी। लेकिन एक्चुअली में क्या है कि आप फिर आपको 1 सप्ताह के बाद वही स्थिति आ जाएगी। आप वो मत समझे प्रैक्टिस करा लिए, कीरोथेरेपी लगा लिए, एक्यूप्रेशर ले लिए, आप तो उससे आप परमानेंट ठीक हो गए, बिल्कुल नहीं। आपको थोड़े देर के लिए वो आराम महसूस होगा, फिर आपकी वही अवस्था हो जाएगी। तो नॉर्मली आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना होगा, रेगुलर योगा करना होगा, और जो प्रॉपर एक्सरसाइज होता है उस बीमारी का, आप फिजियोथेरेपिस्ट का, उसके प्रॉपर गाइडेंस में आपको करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप 10 दिन कर लिए फिर छोड़ दिए तो आप वो बीमारी से मुक्त हो गए, बिल्कुल नहीं। आपको प्रॉपर रेगुलर करना होगा। और युवा इसलिए प्रभावित है कि युवा अपने शरीर पर, अपने खान पान पे, अपने रहन सहन पर बिल्कुल जो है इग्नोर कर रहे हैं। अब युवा अवस्था इसलिए उनको महसूस नहीं होता है। घंटों 6 से 7 घंटे ये लोग मोबाइल यूज करते हैं, तो मोबाइल यूज करने से गर्दन की समस्या होगी, फिंगर की समस्या होगी, उसका रेडिएशन से समस्या होगी, आँख का पावर जो है धीरे धीरे, मतलब हर घर में लोग चश्मे लगा रहे हैं। तो इसका मुख्य कारण लंबे टाइम तक स्क्रीन जो है आप पे आँख नज़र गड़ाए हुए हैं। और युवा जो है जैसे जो रोजगार में किसी भी पैसे के लंबे समय तक बाइक चला रहे हैं, तो उनका पोस्चर एक गड़बड़ हो रहा है। तो उनको करना क्या है कि 1-2 घंटे का जो ब्रेक लेते हैं उसमें अपना थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लिए, एक्सरसाइज कर लिए, दूध का अथी रखे, बहुत भारी पीठ पे सामान लाद के बाइकिंग जो मतलब ड्राइविंग ना करें, और खान पान को जो है अच्छा रखे, स्ट्रेचिंग वगैरह। खान पान में अच्छा रखने की बात आई, क्या खाने पे रोक लगाना चाहिए कि लोग जो है हड्डियां या फिर नर्व्स जो है वो कमज़ोर ना पड़े, तुरंत लोग इस चपेट में नहीं आए? हड्डी को कमज़ोर करता है सबसे देखो, जो बहुत आप सिट्रस चीज़ खाते हैं, जैसे इमली का पानी, खट्टा चीज़ है, दही वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल जो चल रही है, कोल्ड ड्रिंक्स तो बहुत हानिकारक है। और धड़ल्ले से युवा देखिए, कोल्ड ड्रिंक्स हमको लगता है कि बहुत लोग को कॉमन देख लेते हैं कि वो डेली कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, जो कि काफ़ी हानिकारक है। वो कभी कदार पी लिए, वो लोग भ्रम है कि हम कुछ तेलीय फैटी चीज़ खा लिए तो कोको कोला पी ले, चाहे कुछ कोल्ड ड्रिंक्स पी ले तो उससे मेरा भोजन पच जाता है, ऐसी बात नहीं है। आप जो है आहार को संतुलित रखें। आप मान लीजिए सुबह में, दोपहर में बहुत ज़्यादा खाना खा लिए तो रात का मील आप ड्रॉप कर लीजिए, उतना दिन का लीवर को भी टाइम मिल जाता है। अब जो खाए हैं हैवी फैटी चीज़, तेलीय चीज़, तो उसका डाइजेशन भी हो जाता है, कोई कोल्ड ड्रिंक्स पीने की जरूरत नहीं। आप नींबू पानी ले लें, अजवाइन का पानी ले लें, सौंफ का पानी ले लें, सब दीपन भी करता है, पाचन अग्नि को बढ़ाता भी है,
भोजन को पचाता भी है और इसमें खर्च भी कम है। आप आराम से मुंह में सौंफ लेके चबा लीजिए, भोजन के बाद सौंफ लेना चाहिए जी। अजवाइन लेना चाहिए, जीरा ले सकते हैं। तो ये सब, पपीता का बीच में सेवन करिए। ये सब क्या है, कार्नेटिव है, अपने पाचन अग्नि को प्रदीप्त करते रहता है। अब जो पुराने ज़माने में कहा जाता था जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करें, आप जो वही सारी चीज़ को पैकेट में डाल के प्रिजर्वेटिव्स बनाकर सुपरमार्केट मॉल में बेचा जा रहा है। जैसे आपने बोला अजवाइन का पानी, जीरा का पानी, ये सारा पैक करके रखा हुआ है ताकि लोग के पास टाइम नहीं तो लोग खरीद कर ही पिए पर पिए। तो क्या ये वाले बॉटल्स भी कहीं ना कहीं सजेस्टेड है? कुछ अंतर है क्या? घर वाला ज़्यादा कारगर है? कैसे किया जाए? अब फास्ट लाइफ में लोग मतलब समय है लोगों के पास, ऐसी कोई बात नहीं कि लाइफ फास्ट हो गया। आप 8 घंटा मोबाइल पे टाइम दे सकते हैं लेकिन 8 मिनट शरीर पे टाइम नहीं दे सकते। कितना देर लगता है सौंफ का पानी आप तैयार करने में, अजवाइन का पानी? तो आप ठीक है, नहीं मिला तो आप ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप अपने से तैयार कर लें। और शरीर को स्वस्थ रखना है तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर डॉक्टर के पास जाइए, हॉस्पिटल में एडमिट होइए, समय तो आपको देना ही पड़ेगा। और आयुर्वेद में खास इसका इलाज है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है। आयुर्वेद में इस सब पुरानी जितनी भी बीमारी हैं, नई जितनी बीमारियां हैं, तो आयुर्वेद की चिकित्सा में ये बहुत मतलब इसका प्रभावशाली चिकित्सा है आयुर्वेद। और क्योंकि आयुर्वेद जो है पूरी तरह से सिस्टम को काम करता है, शोधन भी करता है, शरीर को मतलब एनर्जी भी देता है, इसके दवाओं के से इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है, और एक्सरसाइज भी बताता है, योग भी बताता है। तो पूर्णतः आयुर्वेद का जो प्रयोजन ही है वही है कि जो शरीर को स्वस्थ रखना है, और जो विकार से युक्त हैं, जो आतुरस्य विकार प्रसन्नम च, तो जो मैंने रोगी हो गए उनको रोग से मुक्त कर देना है। आयुर्वेद का यही मात्र प्रयोजन है। जी। तो आपने जाना कि वात रोग का इलाज वाकई में है और आयुर्वेदिक में बिल्कुल प्रभावशाली इलाज है, और किस तरीके से अगर सही समय पर सही कदम उठाया जाए तो जो युवा वर्ग है, वो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, इन बीमारियों से बच सकते हैं। जिस तरीके से तेजी से जो रोग है, जो जोड़ दर्द है वो फैल रहा है युवा वर्ग में भी, उससे किस तरीके से बचाव समय रहते किया जा सकता है। आपकी इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज़्यादा लोगों के लाभदायक होगा। तब तक के लिए इतना ही। स्वास्थ्य चर्चा के अगले कार्यक्रम में जुड़ने के लिए दूरदर्शन झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें। जोहार।